प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मनु के परराष्ट्र संबंधों के बारे में जो चर्चा कर रहे थे उसकी अगली कड़ी में, जिसके बारे में हम बता चुके हैं मंडल सिद्धांत क्या है, 60 गुण नीति क्या है, और 60 गुण नीति के अंतर्गत ही उपाय को भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। उपाय का आशय है वह साधन व तरीका जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है, अर्थात वह नीति जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देश के, एक राज्य दूसरे राज्य के साथ में जो संबंध स्थापित करता है, उसमें उन्होंने राजा को 4 तरीके बताए: साम, दाम, दंड और भेद। अर्थात राजा को अपने राज्य का विकास करने के लिए, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए, अपने राज्य को विजय अर्थात सब पर विजय प्राप्त करने वाला राज्य बनाने के लिए एक राजा को इन 4 उपायों का प्रयोग करके अपने राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहिए और शत्रु राज्य को निर्बल बनाने की कोशिश की जाएगी। इन 4 उपायों के बाद साम के माध्यम, साम का अर्थ है अपने प्रेम प्रदर्शन, सम्मान देकर, समझा बुझाकर दूसरे राजा को अपने पक्ष में करने का प्रयास। अर्थात कोई राजा आपकी नीति के खिलाफ चल रहा है, दूसरा राज्य, तो उसको समझा बुझाकर प्रेम पूर्वक उसको अपने पक्ष में करने की कोशिश की जानी चाहिए। यह नीति सामान्यतः निर्बल विपक्ष के प्रसंग में अपनाई जा सकती है। दूसरा है दाम। दाम का अर्थ है धन संपत्ति और अन्य प्रकार की सहायता देकर किसी राज्य को अपने पक्ष में बनाना। वर्तमान संदर्भ में भी हम देखते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत अन्य देशों को, अपने से छोटे देश हैं जिनको आर्थिक सहायता करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। भेद। भेद का अर्थ है फूट डालकर राज करना। इसका आशय है एक सबल शत्रु राजा जिसके विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की जा सकती और उसके प्रति भेद की नीति को अपनाया जाता है। यह भेद के 2 रूप हो सकते हैं: सबल राजा और उसके मित्र राज्यों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न करना। पहला है जो मजबूत राजा है और उसके मित्रों में भेद अर्थात उनमें फूट डालने का काम करना। दूसरा है संबंधित राजा उसके राज्य के अन्य प्रकृतियां अर्थात आमत्य, सेनापति, प्रजाजन आदि के बीच में मतभेद की स्थिति उत्पन्न की जानी चाहिए, जिससे जो मजबूत राजा है उसको अपने पक्ष में किया जा सकता है और भेद उत्पन्न करने की कार्य दूत और गुप्तचरों के माध्यम से किया जा सकता है। 4th नंबर है दंड, अर्थात युद्ध के माध्यम से किसी शत्रु राजा को अपने पक्ष में करना। मनु कहता है कि जब तीनों उपाय साम, दाम, दंड, भेद सार्थक नहीं रह जाए तो दंड का उपाय अंतिम है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस उपायों को राजा अंतिम समय पर, मतलब तीनों उपायों जब विफल हो जाए उस समय इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो राजा युद्ध कर रहा है और जिस पर युद्ध किया जा रहा अर्थात उसकी जनहानि को खतरा होने की संभावना। इस आधार पर मनु ने साम, दाम, दंड, भेद और दंड के माध्यम से राज्य को, अपने राज्य के विकास करने के लिए ये 4 उपाय बताई हैं, जिसमें से भेद एक महत्वपूर्ण भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गुप्तचरों के माध्यम से राजा जो शत्रु राजा है उसके मित्रों में भेद कराना चाहिए, और दूसरा है उसी राज्य के अंतर्गत जो राजा है, प्रजा है, वहाँ के यानी सेना नायक, उनके बीच में भेद करके उन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मनु का विचार है कि राजा साम, दाम, दंड और भेद की नीति एक एक करके ये सम्मिलित रूप से प्रयोग करके अन्य राज्यों को जीतने का प्रयत्न करे, युद्ध द्वारा नहीं, क्योंकि युद्ध से दोनों पक्षों का नाश होता है। इसलिए उन्होंने युद्ध को
अंतिम समय में अर्थात परिस्थितियों में अनिवार्य हो तभी युद्ध का सहारा लेना चाहिए। अतः जब आवश्यक हो तो निशक्त होकर युद्ध का आश्रय लिया जाना चाहिए। युद्ध में विजय प्राप्त करने से राजलाभ, सामने लड़ते हुए मरने से स्वर्ग प्राप्ति होता है। अतः राजा को आवश्यक होने पर युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, किंतु यदि निश्चित रूप से पराजित की आशंका हो तो युद्ध से हटकर आत्म रक्षा करनी चाहिए। मनु ने ये महत्वपूर्ण बात कही है कि शत्रु राजा से युद्ध में भी जीता नहीं जा सके तो उससे युद्ध करना बेवकूफ़ी है, अर्थात बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं है। अतः उससे युद्ध न करके उसके आश्रय ले लेना चाहिए आत्मरक्षा के लिए, अर्थात संपूर्ण प्रजा के हित में उसके संश्रय, उसके यानी कि शरण में चले जाना चाहिए। क्योंकि मरने पर कोई मनुष्य सिद्ध नहीं हो सकता। विजय की लालसा रखने वाला राजा को पूरी सैनिक तैयारी के बाद दूसरे राज्य पर चढ़ाई करनी चाहिए। उसके कोष, रसद और कूटनीतिक उपायों का भी पूरा प्रबंध किया जाना चाहिए। अर्थात जब तक राजा को शत्रु राजा से सबल नहीं हो जाए तब तक उसको उसके अधीन रहकर अपनी सेना का विकास करना चाहिए। जब उसको ऐसा लगे कि हमारी सेना शत्रु राज्य पर या राजा पर विजय प्राप्त कर सकती है, तब उस पर एक साथ में सामदान, धन, भेद नीति और इनका प्रयोग करके उस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। मनु के अनुसार विजेता राजा द्वारा पराजित राजा के प्रति अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। उसके द्वारा पराजित राज्य के लोगों में धर्म, रीति रिवाज, मर्यादाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए। पराजित राज्य की जनता को आघात पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए। राजा के ही देश से उत्पन्न हुई किसी सुयोग्य व्यक्ति को वहां का राजा नियुक्त किया जाना चाहिए। पराजित राज्य से ही विजित राजा को, अर्थात जिस राज्य को हमने पराजय किया उसी राज्य के किसी सुयोग्य व्यक्ति को वहां का राजा नियुक्त किया जाना चाहिए। उसके साथ संधि करके मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए। मनु कहता है कि राजा की उन्नति स्वर्ण और भूमि से इतनी नहीं होगी जितनी कि भविष्य में निर्बल राजा से सहायता प्राप्त करने की आशा से होती है। इस आधार पर मनु ने एक राज्य को दूसरे राज्य से अपने संबंध स्थापित करने के लिए, अपने राज्य को मजबूत करने के लिए परराष्ट्र संबंधों में उपायों का प्रयोग किया। दूसरा उन्होंने बताया गुप्तचर व्यवस्था। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था, उसकी शक्ति, उसकी दुर्बलताएं आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर राजा तक पहुंचाना होता है। गुप्तचरों का यह भी कार्य है कि वे अपने राज्य में कार्य कर रहे हैं या अन्य राज्यों में गुप्तचरों का पता लगाए और उनकी गतिविधियों के बारे में राजा को सूचित करें। गुप्तचरों का कार्य निश्चित ही रूप से कठिन और बहुत ही कष्टप्रद है। इस प्रकार एक राजा को अपने राज्य को मजबूत करने के लिए अपने राज्य में गुप्तचर और दूसरे राज्य में भी गुप्तचर उनकी खोज करनी चाहिए और दूसरे राज्य के अपने राज्य में जो गुप्तचर है उनके बारे में पता लगाना चाहिए। दूसरा है दूत व्यवस्था, नहीं, थर्ड नंबर है दूत व्यवस्था। मनु के अनुसार परराष्ट्र संबंधों के संचालन में दूत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण या मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर कुछ सीमा तक दूत ही होते हैं। मनु का कथन है कि दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और शत्रुओं के बीच विक्रय करा सकता है। दूत की योग्यता के प्रसंग में मनु लिखा है क्योंकि शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान हो, है ना, कुलीन वर्ग का हो, चतुर हो आदि उसमें योग्यता होनी चाहिए। वह राजा के प्रति निष्ठावान हो और इस प्रकार वह शत्रु राजा के प्रलोभन में नहीं आ सके। इस प्रकार उन्होंने दूत को भी परराष्ट्र संबंधों के बारे में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु ने जो परराष्ट्र संबंध के बारे में जो विचार दिए, उन्होंने मंडल सिद्धांत दिया, 60 गुण नीति दिया, उपाय दिया, दूत व्यवस्था दी और गुप्तचर व्यवस्था दी। तो उस समय प्राचीन भारतीय राजनीति के चिंतन में, जो कि
एक महत्वपूर्ण उनके विचार थे जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी अन्य राज्य किसी राज्य के साथ में संबंध स्थापित करने के लिए इनका सहारा अप्रत्यक्ष रूप से जरूर लेते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनु के परराष्ट्र संबंधी विचार महत्वपूर्ण है और रिलेवेंट है, और वर्तमान समय में भी वह इतने ही रिलेवेंट है जितने उस समय उन्होंने ये विचार दिए थे। जय हिंद, जय भारत।